हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विंग पहाड़ी में। तो करंट अफेयर्स की एक वीडियो आ गई है दोस्तों। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कीजिए, जल्दी विजिट कीजिए वहाँ पर और प्ले लिस्ट है वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जो मैंने उत्तराखंड की करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई है। आगामी एग्ज़ाम यूकेपीएससी के रिगार्डिंग देखें तो यूकेपीएससी के एग्ज़ाम हैं अभी जो होने बाकी हैं, उनमें है एसआई हो गया, आरओ हो गया और पीसीएस प्री हो गया। तो दोस्तों उन परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पर करंट अफेयर्स। आपने प्रीवियस ईयर में देखा भी होगा कि जो यूकेपीएससी है वो ज़्यादा टारगेट करंट अफेयर्स को करता है, जो समसामयिकी भी है उसमें शामिल। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है उत्तराखंड करंट अफेयर्स को। यहाँ से आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं पहला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की शुरुआत किस राज्य ने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? ये पहला ऑप्शन है यूपी, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है असम, चौथा है राजस्थान। तो किसने करी थी दोस्तों सशक्त बहना योजना की शुरुआत? तो दोस्तों एक की थी अपने प्यारे उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड ने ये योजना शुरू की थी और कब की थी दोस्तों? एक की थी 22 अगस्त 2023 को, 22 अगस्त 2023 को। और दोस्तों इसके विषय में थोड़ा और जान लेते हैं। तो जैसे उद्देश्य है योजनाओं के तो दोस्तों इसका उद्देश्य था महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार में उपलब्ध कराना। तो दोस्तों जो गांव में महिलाएं समूह होते हैं, स्वयं सहायता समूह, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं पहाड़ी उत्पाद, उनको व्यापक बाजार में उपलब्ध कराना है दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? इस योजना का संचालन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, आपको नोट डाउन कर लेना है, बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों आपको नोट डाउन करना है मंत्रालय का नाम भी। कभी ऐसा पूछ लेगा कि जो मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना है इसका संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? तो दोस्तों महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, क्लैप प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो दोस्तों ऐसे प्रोजेक्ट से भी प्रश्न बन रहे हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एक प्रोजेक्ट कराया था। तो जैसे आशा पोर्टल, यूकेपीएससी ने एक बार पटवारी के पेपर में पूछ लिया था कि आशा पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों कभी इसका उद्देश्य पूछ लेगा, कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो दोस्तों क्लैप प्रोजेक्ट का संबंध किससे है दोस्तों? पहला ऑप्शन है बाल विकास विभाग, दूसरा है शिक्षा विभाग, तीसरा है कृषि विभाग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्लैप प्रोजेक्ट का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा शिक्षा विभाग से। तो दोस्तों क्लैप प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? शिक्षा विभाग से। तो इसका उद्देश्य थोड़ी इसके विषय में जान लेते हैं यहाँ पर क्लैप प्रोजेक्ट के बारे में। की थी 16 अगस्त 2023 को, 16 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। और किसने करी थी? जो हमारे इस टाइम पे राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने इसकी शुरुआत देहरादून से की थी दोस्तों। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग में ई लर्निंग वाहन के माध्यम से नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों और विभाग की ओर से एनसीईआरटी के मार्गदर्शन और कंप्यूटर निर्माता कंपनी एचपी के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। तो किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है दोस्तों? ये किया जा रहा है एनसीईआरटी के मार्गदर्शन और जो कंप्यूटर निर्माता कंपनी है एचपी कंपनी, आपने लैपटॉप भी देखे होंगे एचपी के, तो उसके द्वारा इसका ईओ किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ लेना है यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और क्लैप की फुल फॉर्म अगर पूछ लेगा दोस्तों तो क्लैप की फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूअस लर्निंग एक्सेस प्रोटेक्ट। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी क्लैप की। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो ये प्रोजेक्ट होगा दोस्तों, कंटिन्यूअस लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट होगा इसकी फुल फॉर्म। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पर तीसरा प्रश्न है 2022-23 के लिए कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार मिला? तो दोस्तों तीलू रौतेली पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो दोस्तों ये वीरांगनाओं को दिया जाता है, जो साहसिक कार्य करती है महिलाएं उनको दिया जाता है तीलू रौतेली पुरस्कार। तो तीलू रौतेली कौन थी दोस्तों? तीलू रौतेली के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो तीलू रौतेली दोस्तों हमारे उत्तराखंड में वीरांगना महिला थी तीलू रौतेली, जिन्होंने कत्यूरियों से लोहा लिया था और कत्यूरियों को काफी क्षति पहुंचाई थी उस टाइम पे। तो ये वीरांगना महिला थी दोस्तों। और तीलू रौतेली का जन्म दिवस कब है दोस्तों? तो ये है 8 अगस्त को तीलू रौतेली का जन्म दिवस मनाया जाता है। रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों? तो ये बिंदुली हो जाएगा दोस्तों। तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? तो ये था बिंदुली। तो दोस्तों बिंदुली वो गाने वाला बिंदुली नहीं है, यहाँ पर एक घोड़ी का नाम था दोस्तों तीलू रौतेली के, बिंदुली। लक्ष्मीबाई पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई कौन है दोस्तों?
तो ये भी तीलू रौतेली हो जाएगी, तीलू रौतेली जी। और कुमाऊं की, तो कुमाऊं की हो जाएगी जिया रानी, जिया रानी। तो दोस्तों आपको एक्स्ट्रा की पॉइंट भी जितने भी बता रहा हूं यहाँ पर आपको ये भी याद करके चलना है। तो दोस्तों कितनी महिलाओं को मिला था तीलू रौतेली पुरस्कार 2022-23 के लिए? तो दोस्तों ये मिला था आपका 14 वीरांगनाओं को मिला था तीलू रौतेली पुरस्कार। अब देख लेते हैं तीलू रौतेली पुरस्कार के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की जाती है दोस्तों। तो ये की जाती है अब 51,000 रुपये, 51,000 रुपये। और पहले कितनी की जाती थी? तो एक की जाती थी 31,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी पहले, और अब हो गई है 51,000। और इसी के अंतर्गत दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि भी दी जाती है, जो पहले 21,000 रुपये थी और अब हो गई है 51,000। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जितनी भी होती हैं हमारी, उनको कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो वो भी 51,000 हो गई है दोस्तों। तो दोनों आपको याद रख लेने हैं, दोनों को 51,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और चौथा प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस शहर को पूर्ण तहसील का दर्जा मिला? पहला ऑप्शन है यहाँ पर नैनबाग, दूसरा है मसूरी, तीसरा है नंदानगर, चौथा है धनौल्टी। तो किसको मिला था दोस्तों यहाँ पर पूर्ण तहसील का दर्जा? तो दोस्तों ये मिला था मसूरी, पहाड़ों की रानी मसूरी है जो, उसको मिला था दोस्तों यहाँ पर पूर्ण तहसील का दर्जा हाल ही में। तो मसूरी के विषय में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा। तो मसूरी की स्थापना कब की थी दोस्तों? तो ये की थी कैप्टन यंग ने 1825 के आसपास। 1825 है, कहीं पर 27 भी है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक मारना है अगर प्रश्न बन गया कभी आगामी परीक्षाओं में। तो दोस्तों कब की थी? 1825 में कैप्टन यंग ने करी थी। और मसूरी नगर पालिका कब बनी थी दोस्तों? ये बनी थी 1842 में। तो अगर ऐसा आ जाएगा दोस्तों कि पहला नगर कौन सा था, तो यूकेपीएससी ने एक बार फंसाने के लिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दिया था कि उत्तराखंड में पहला नगर कौन सा था। तो दोस्तों वो मसूरी नहीं था बल्कि अल्मोड़ा था पहला नगर, 1815 में बसाया गया था। और अगर ऐसा आ जाएगा कि पहला नगर कौन सा था दोस्तों, तो ये था अल्मोड़ा 1815। जब यहाँ पे गार्डनर गए थे उस टाइम पे जो अल्मोड़ा नगर पालिका तो बाद में बनी थी, पर अल्मोड़ा शहर पहले ही बन गया था दोस्तों। जो कुमाऊं कमिश्नरी संचालित होती थी तो एक कुमाऊं से होती थी दोस्तों। तो आलमनगर दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा कि जो बालो कल्याण चंद था उसने राजधानी बनाई थी, जो आलमनगर में जो भीष्मचंद के द्वारा बसाया गया था 1563 में। वो यहाँ पर राजधानी जो चंपावत में थी पहले एक चंद्रवंशीय राजाओं की, वहां से यहाँ से ट्रांसफर कर दी राजधानी, कहाँ लाई गई? अल्मोड़ा में। तो कहाँ लाई गई दोस्तों? तो ये लाई गई थी अल्मोड़ा में बालो कल्याण चंद के द्वारा। तो ये पहला नगर था दोस्तों। और अगर ऐसा आ जाएगा कि पहली नगर पालिका कौन थी दोस्तों, तो वो थी मसूरी में, जो 1842 में बसाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और अगला ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो नंदानगर है दोस्तों। तो नंदानगर को हाल ही में जो नंदानगर घाट के नाम से जाना जाता था दोस्तों, पहले घाट के नाम से, तो दोस्तों जो घाट के नाम से जाना जाता था उसका नया नाम अब नंदानगर रखा गया दोस्तों। और एक प्रश्न तो ये बन गया कि घाट का नया नाम क्या है दोस्तों, तो ये है नंदानगर। और नंदानगर को हाल ही में नगर पंचायत का दर्जा दिया गया दोस्तों। तो नगर पंचायत भी बनी हाल ही में, कौन? नंदानगर। तो दोस्तों मैंने ऐसे ही यहाँ पर प्रश्नों को डिजाइन किया है ताकि आपको अधिक से अधिक प्रश्न मिले। तो यहाँ पर जो धनौल्टी दिया गया है दोस्तों, धनौल्टी भी एक विधानसभा है जो कि टिहरी में है। और टिहरी में जो धनौल्टी विधानसभा है यह एक पिकनिक स्पॉट भी है दोस्तों। तो धनौल्टी आप लोग जा भी रखे होंगे कई लोग यहाँ पर, जितने भी आप व्यूअर्स हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला और पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड की किस महिला को राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार से नवाजा गया? तो किसको नवाजा गया दोस्तों राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार से? पहला ऑप्शन है सौम्या डबरियाल, दूसरा है दिव्या नेगी, तीसरा है यहाँ पर श्रुतिका सिलस्वाल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रुतिका सिलस्वाल। तो श्रुतिका सिलस्वाल जी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो श्रुतिका सिलस्वाल जी है, इनको किस चीज के लिए दिया गया है यह पुरस्कार? तो दोस्तों गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए दिया गया है यह पुरस्कार। गुणवत्ता शिक्षा परक, आपको नोट डाउन करना है, गुणवत्ता शिक्षा परक के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था। ये अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि श्रुतिका सिलस्वाल जी का संबंध किस जनपद से है, तो दोस्तों ये टिहरी की रहने वाली हैं। श्रुतिका सिलस्वाल जी टिहरी की रहने वाली हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर छठवां प्रश्न, सर्वाधिक बाघ जनसंख्या वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा, चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर चौथा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सर्वाधिक बाघ जनसंख्या में? तो दोस्तों पहला जो यहाँ पर पहला दिया गया है तो ये है एमपी का, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। और दूसरा है जो यहाँ पर दूसरा नंबर है कर्नाटक का,
दूसरा नंबर है कर्नाटक का, और तीसरा नंबर किसका है? तीसरा नंबर है हमारे उत्तराखंड का, और चौथा किसका है दोस्तों? चौथा है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में भी काफ़ी बाघ पाए जाते हैं। तो दोस्तों पहला हो गया एमपी, दूसरा हो गया कर्नाटका, तीसरा हो गया उत्तराखंड, और चौथा हो गया महाराष्ट्र। तो दोस्तों उत्तराखंड में बाघों की संख्या भी देख लेते हैं। जो नए जनसंख्या आंकड़े अभी हमको प्राप्त हुए हैं, तो उत्तराखंड में कितने बाघ हैं दोस्तों वर्तमान समय में? तो दोस्तों ये है 560 बाघ, 560 आपको नोट डाउन करना है, 560 बाघ हैं वर्तमान समय में। और मध्य प्रदेश में कितने हैं दोस्तों? तो ये है 785, और कर्नाटक में हो गए 563। तो दोस्तों आपको अन्य राज्यों के बारे में क्या जानना है यहाँ पर, तो आप उत्तराखंड के विषय में ही यहाँ पर जानकारी रखें। तो आप कितना हो जाएगा? 560 बाघ पाए जाते हैं उत्तराखंड में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था दोस्तों? तो टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, तो दोस्तों ये आया था 1973 में। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न उठने की संभावना है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसने हाल ही में 50 वर्ष पूरे किए हैं दोस्तों। 50 वर्ष पूरे किए किसने? प्रोजेक्ट टाइगर ने। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, ई कचरा एकत्रित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है तीसरा, सी ऑप्शन है दूसरा, और डी ऑप्शन होगा यहाँ पर चौथा। तो दोस्तों आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो दोस्तों ई कचरा एकत्रित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का हो जाएगा पहला स्थान। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहला स्थान है उत्तराखंड का ई कचरा एकत्रित करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला नहीं दोस्तों, सॉरी, पहला हरियाणा का हो जाएगा, पहला हरियाणा, और दूसरा है उत्तराखंड का। तो दोस्तों आपको दोनों याद रख लेने हैं, पहला और दूसरा। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों की कुल गरीबी में कितना प्रतिशत की कमी आई है? तो कितने प्रतिशत की कमी? बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों? तो ये करता है नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तो हमारे मोदी जी हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों नीति आयोग का? सुमन बेरी जी। तो सुमन बेरी जी हो जाएंगे। तो यही सुमन बेरी जी ही आंकड़े जारी करते हैं दोस्तों, क्योंकि पीएम का बिजी शेड्यूल होता है, तो यहाँ पर जो उपाध्यक्ष होता है वही इनका संचालन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है 21.87%, दूसरा है यहाँ पर 11.03%, तीसरा है यहाँ पर 10.84%, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 7%। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11.03% की कमी आई थी दोस्तों। रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना था दोस्तों? तो ये था पहले 17.67% था दोस्तों पहले, जो घटकर अब कितना हो गया है? 9.67%। तो दोस्तों ये भी आपको नोट डाउन करना है। तो दोस्तों एक घटकर कितना हो गया था? पहले कितना था दोस्तों शहरों का? 9.89%, जो प्रेजेंट टाइम पे कितना हो गया है? 7%। तो दोस्तों आपको ग्रामीण भी याद रखना है, शहरी भी याद रखना है, और टोटल भी याद रखना है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2022 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण हाल ही में जारी हुआ दोस्तों। तो इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा दोस्तों? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है यहाँ पर पहला, बी ऑप्शन है 9वां, सी ऑप्शन है 10वां, और डी ऑप्शन है 11वां। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां स्थान प्राप्त किया था उत्तराखंड ने। अगर हिमालयी राज्यों में आएगा दोस्तों टोटल में, तो टोटल में 9वां स्थान हो जाएगा। तो दोस्तों आपको दोनों याद रखने हैं, हिमालय राज्यों में पहला, और टोटल की बात की जाएगी तो वहां पर 9वां स्थान रखता है उत्तराखंड निर्यात तैयारी सूचकांक में। और अगर 2021 का आएगा दोस्तों, 2021 पुराना डाटा भी पूछ लेता है यूकेपीएससी कभी कभी। तो 2021 में कौन सी रैंक थी दोस्तों? 19वीं रैंक थी। तो दोस्तों 19वीं रैंक थी 2021 में। और 2022 वाला है जो 23 में प्रकाशित हुआ था, तो उसमें कौन सा स्थान है? तो उसमें है 9वां स्थान। तो दोनों याद रख लेने हैं आपको। प्रश्न 10वां प्रश्न है, बायो इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए ग्रीन टेक्नोलॉजी से कितने जिलों का उपचार किया जाएगा? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 7, और डी ऑप्शन है 9। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो 7 जिलों का उपचार किया जाएगा बायो इंजीनियरिंग तकनीकी से। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर 7 जिले कौन कौन से हैं। चमोली हो गया आपका,
चमोली हो गया, और दोस्तों यहाँ पर दूसरा हो जाएगा अल्मोड़ा, तीसरा हो जाएगा नैनीताल, और चौथा हो जाएगा आपका पौड़ी, पौड़ी हो जाएगा, और पांचवा हो जाएगा टिहरी, और छठा हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, और सातवां कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों आपको सातों डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा, 4 डिस्ट्रिक्ट दे देगा, तो पूछ लेगा यहाँ पर कि इसमें से कौन सा जिला नहीं है, तो आपको सातों याद रख लेने हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, उत्तराखंड में स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य नीति को कब मंजूरी मिली। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन भी आपके लिए। तो ए ऑप्शन है यहाँ पर 7 जुलाई 2023, बी ऑप्शन है 9 जुलाई 2023, सी ऑप्शन है 7 अगस्त 2023, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर का चयन करना है आपको। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 जुलाई 2023 को मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी मिली। दोस्तों पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जो राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण था, इसका गठन कब किया गया था, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो इसका गठन कब किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था 2019 में। तो आपको ये भी याद रख लेना है, 2019 में किया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, 12वां प्रश्न है, लैंसडाउन नगर का नाम रखा जाएगा, जिसका पहले क्या नाम था दोस्तों, ये था कालों का डांडा, कालों का डांडा। तो जो प्रेजेंट टाइम पे इसका नाम है वो है लैंसडाउन। तो लैंसडाउन क्यों रखा गया दोस्तों, जो वायसराय लैंसडाउन थे 1890 के टाइम पे यहाँ पर आए थे दोस्तों लैंसडाउन में। तो उनको लैंसडाउन काफ़ी अच्छा लगा था दोस्तों, कुछ दिन उन्होंने यहाँ पर प्रवास भी किया था। तो दोस्तों 1890 में लैंसडाउन आ गए थे यहाँ पर, तो इसका नाम लैंसडाउन पड़ गया था। अंग्रेजों ने इसका नाम लैंसडाउन रख दिया था दोस्तों, जो कि छावनी भी बन गई थी, सैन्य छावनी लैंसडाउन। तो लैंसडाउन छावनी कब बनी थी दोस्तों, लैंसडाउन छावनी बनी थी 1887 में। और फिर उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल इसका नाम कालों का डांडा रखने की घोषणा की थी दोस्तों। और जो वर्तमान टाइम पे इसकी घोषणा की गई है कि इसका कौन सा नाम रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा जसवंतगढ़, जो 1962 के टाइम पे भारत और चाइना युद्ध के टाइम पे 1962 में जिन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया था, जसवंत सिंह ने, जो पौड़ी के रहने वाले थे दोस्तों। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाएगा इसको। अब दोस्तों बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, 27 जून 2023 को राज्य के किस शहर में इंडो इजराइल कृषि तकनीकी परियोजना की बैठक संपन्न हुई। तो कब हुई, कहाँ हुई थी दोस्तों ये, पहला ऑप्शन है यहाँ पर पंतनगर, दूसरा है यहाँ पर देहरादून, तीसरा है यहाँ पर मसूरी, चौथा है रुद्रपुर। तो कहाँ हुई थी दोस्तों ये बैठक संपन्न, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, देहरादून में हुई थी दोस्तों ये बैठक, जो इंडो इजराइल कृषि तकनीकी परियोजना थी दोस्तों। इसकी बैठक कहाँ संपन्न हुई थी, ये हुई थी देहरादून में। की पॉइंट पे बात कर लेते हैं जरा कि इंडो इजराइल कृषि तकनीकी, तो एक जो ये परियोजना है किसके लिए चलाई जा रही है दोस्तों, तो उद्यान की फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह परियोजना चलाई जा रही है उत्तराखंड में। और इसका भागीदार कौन सा है दोस्तों, तो उद्यान विभाग तथा उद्यान विभाग, इसमें भागीदारी कौन निभा रहा है दोस्तों, उद्यान विभाग और जो कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, तो यह अहम भागीदारी निभा रहे हैं दोस्तों दोनों इस परियोजना में। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेने हैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं आपको। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न दिया गया है, 26 से 28 जून 2023 की 3 दिवसीय G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहां संपन्न हुई। तो दोस्तों G20 सम्मेलन हुआ था दोस्तों हाल ही में भारत में, G20 का 18वां सम्मेलन था जो भारत में आयोजित हुआ था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। पहला ऑप्शन है टिहरी, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र नगर, तीसरा ऑप्शन है ऋषिकेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुई थी दोस्तों, ये हुई थी नरेंद्र नगर में।
दोस्तों मैंने जितने भी प्रश्न बनाए यहाँ पर तोड़ मरोड़ के रखा हुआ है प्रश्नों को यहाँ पर, कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले, आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर कवर हो पाए। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे डेट भी दी गई है 26 से 28 जून 2023 को, और कितने दिवसीय, 3 दिवसीय जी इंफ्रास्ट्रक्चर की वर्किंग ग्रुप की बैठक। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि नरेंद्र नगर में कौन सी बैठक हुई थी, तो G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी दोस्तों। तो उत्तराखंड में कितनी बैठकें हुई थी दोस्तों? टोटल हुई थी 3। पहली हुई थी रामनगर में, दूसरी हुई थी ऋषिकेश में, और तीसरी हुई थी दोस्तों नरेंद्र नगर में। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, करपात्री महाराज वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? पहला ऑप्शन है रघुनाथ कीर्ति परिसर, दूसरा है बादशाही हॉल, तीसरा है विश्वनाथ मंदिर परिसर, और चौथा है यहाँ पर मुनि की रेती। तो कहाँ किया गया था दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों रघुनाथ कीर्ति परिसर, जो कि देवप्रयाग में है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहाँ है रघुनाथ कीर्ति परिसर? तो रघुनाथ मंदिर है जो दोस्तों देवप्रयाग में। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि रघुनाथ मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है दोस्तों, रघुनाथ मंदिर, तो रघुनाथ मंदिर है द्रविड़ शैली में। जो दक्षिण भारत की मंदिर शैली है द्रविड़ शैली, तो उसका एकमात्र मंदिर है उत्तराखंड में, वो है रघुनाथ मंदिर, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है दोस्तों। बनता है दोस्तों कि रघुनाथ मंदिर में किस पंवार शासक ने आत्महत्या करी थी दोस्तों? तो एक की थी दोस्तों जय कीर्ति शाह थे, जो ललित शाह के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र थे जो ललित शाह के, जय कीर्ति शाह, जो प्रद्युम्न शाह के बड़े भाई थे जय कीर्ति शाह। क्योंकि वहां पर जोशियाणी कांड चल रहा था दोस्तों। जोशियाणी कांड कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1785 के आसपास, 1785 में। तो राज दरबार में दोस्तों आपसी फूट के कारण यहाँ पर जो जोशियाणी कांड इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि जो हर्षदेव जोशी किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं, कुमाऊं में शिवदेव जोशी हुए थे, उसके बाद हर्षदेव जोशी हुए थे, अलवरिक ऑफ कुमाऊं कहा जाता है जिनको, किंग मेकर की उपाधि से भी जाना जाता है इनको, जोशी फैमिली को। तो दोस्तों इन्होंने कई राजाओं को गद्दी पर बिठाया था दोस्तों, और बाद में इन्होंने प्रद्युम्न चंद के नाम से प्रद्युम्न शाह को भी गद्दी पर बिठाया था, कुमाऊं की गद्दी पर। तो ऐसा कौन सा शासक था दोस्तों जो पूरे उत्तराखंड का शासन जिसने संभाला था एक बारी में? तो दोस्तों वो थे प्रद्युम्न शाह। तो गढ़वाल में भी शासन किया और कुमाऊं में भी शासन किया। हालांकि उस टाइम पे जब कुमाऊं में शासन कर रहे थे प्रद्युम्न शाह, उस टाइम पे जो गढ़वाल में शासन कर रहे थे श्रीनगर में, तो वो कर रहे थे जय कीर्ति शाह। तो यहाँ पर जोशी बंधुओं ने यहाँ भी आपसी फूट डाल दी। इनके बीच में जो पराक्रम शाह थे और जय कीर्ति शाह भाई थे, उनके बीच में आपस में फूट डल गई दोस्तों। षड्यंत्रों से परेशान होकर जय कीर्ति शाह ने रघुनाथ मंदिर में आत्महत्या कर ली दोस्तों, और इनकी 5 रानियों ने भी यहाँ पर सती हो गई थी। इनकी 5 रानियाँ भी यहाँ पर सती हो गई थी दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो जो बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था, एक सेकेंड, जो बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1779 में, ये हुआ था ललित शाह और मोहन चंद के बीच। तो ललित शाह और मोहन चंद के बीच युद्ध हुआ था यहाँ पे। जो ललित शाह थे गढ़वाल के राजा उस टाइम पे, तो इनको आमंत्रित किया था, जो हर्षदेव जोशी थे उन्होंने आमंत्रित किया था कि कुमाऊं की स्थिति डामाडोल है, अभी आप यहाँ पर आक्रमण कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा योग्य शासक नहीं है जो कुमाऊं की गद्दी को संभाल सके। तो ललित शाह ने धावा बोल दिया कुमाऊं पर। उस टाइम पे वहाँ पर मोहन चंद शासन कर रहा था, तो वहाँ पर भी आपसी फूट डल गई, क्योंकि जोशी फैमिली का दबदबा बन रहा था वहाँ पर। तो वो मोहन चंद से परेशान थे कि इसको हटाया जाए किसी न किसी कारण से। तो दोस्तों उन्होंने ललित शाह को आमंत्रित किया और ललित शाह ने धावा बोल दिया। तो बगवाली पोखर नामक स्थान जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है, वहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ और यहाँ पर मोहन चंद परास्त होकर भाग गया। तो दोस्तों ललित शाह जब गढ़वाल वापस लौट रहे थे दोस्तों, मलेरिया ने उनको जकड़ लिया। मलेरिया नामक बीमारी हो गई दोस्तों, और मलेरिया से उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि ऐसा कौन सा पंवार शासक था जिनकी मृत्यु मलेरिया से हुई थी दोस्तों, वो थे ललित शाह। तो ललित शाह की मृत्यु हो गई। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा जितने भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए यहाँ पर। बादशाही थौल कहाँ है दोस्तों? ये है चंबा में। तो जो हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय है, तो उसके 3 परिसर हैं दोस्तों। जो पहला परिसर है वो है श्रीनगर में, और दूसरा कहाँ है? दूसरा है बादशाही थौल में। तीसरा कहाँ है दोस्तों? तीसरा है पौड़ी में। तो इसके 3 परिसर हैं। विश्वनाथ मंदिर परिसर। तो विश्वनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये है अपने उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में है विश्वनाथ मंदिर।
और एक विश्वनाथ मंदिर और है दोस्तों उत्तराखंड में, वो है गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में। तो गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में और उत्तरकाशी में 2 मंदिर हो जाएंगे विश्वनाथ मंदिर उत्तराखंड में, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और मुनि की रेती कहाँ है दोस्तों? तो मुनि की रेती तहसील कहाँ है दोस्तों? ये है टिहरी गढ़वाल में, जो कि ऋषिकेश के बॉर्डर पे है। तो ये टिहरी गढ़वाल में इसका क्षेत्रफल पड़ता है मुनि की रेती का। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पर, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। दोस्तों आपको वीडियो भी अधिक से अधिक शेयर करनी है दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों। आप वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, तो दोस्तों आपको सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, राज्य के किस एयरपोर्ट के लिए एरोड्रम लाइसेंस जारी किया गया है? तो दोस्तों देख लेते हैं आप, पहला ऑप्शन है चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा, दूसरा है नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में, और तीसरा ऑप्शन है गौचर, और चौथा है पंतनगर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो नैनीसैनी हवाई अड्डा है दोस्तों पिथौरागढ़ में, उसके लिए एरोड्रम लाइसेंस नीति जारी की गई है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? ये है उत्तरकाशी में। उत्तराखंड में कितने हैं टोटल हवाई अड्डे? तो दोस्तों हैं कितने हैं? 6 हवाई अड्डे हैं दोस्तों। देख लेते हैं। नैनीसैनी कहाँ है दोस्तों? ये है पिथौरागढ़ में। गोचर हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? ये है चमोली में। अगर ऐसा आएगा दोस्तों कि गोचर मेले की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? तो गोचर मेले की शुरुआत हुई थी 1943 से। किसने करी थी दोस्तों गोचर मेले की शुरुआत? तो जो बर्नेडी था दोस्तों उसने करी थी गोचर मेले की शुरुआत। और कब होता है गोचर मेला? गोचर मेला होता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को किसकी जन्मतिथि है दोस्तों? तो ये है जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के जन्म दिवस पर यहाँ पर गोचर मेला लगता है। और कब की थी शुरुआत? 1943 में। जो कमिश्नर बर्नेडी था दोस्तों उस टाइम पे, उसने करी थी गोचर मेले की शुरुआत। और अगला हवाई अड्डा है पंतनगर में। तो पंतनगर में कौन सा हवाई अड्डा है? फूलबाग हवाई अड्डा। कौन सा है दोस्तों? ये है पंतनगर में फूलबाग हवाई अड्डा हो जाएगा दोस्तों। और कितने हो गए यहाँ पे? 4 हो गए। अब दोस्तों 2 और बता देता हूँ आपको। अड्डा हो जाएगा। तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किसके नाम से दोस्तों? ये है दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। मैंने आपको फ्लो में 6 बता दिया था। तो दोस्तों कितने हवाई अड्डे हो जाएंगे उत्तराखंड में? उत्तराखंड में है 5 हवाई अड्डे, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 17वां प्रश्न है यहाँ पर, 11 से 24 जून 2023 को भारत मालदीव के बीच एक्वेरियन के 12वें संस्करण का आगाज किया गया। तो दोस्तों कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर मुनस्यारी, दूसरा है चौबटिया, तीसरा है रानीखेत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर का चयन करना है दोस्तों। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था चौबटिया में। चौबटिया कहाँ है दोस्तों? ये है अल्मोड़ा में। चौबटिया कहाँ है? अल्मोड़ा में। और चौबटिया को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो ये जाना जाता है ऑर्चर्ड कंट्री के नाम से। ऑर्चर्ड कंट्री के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है चौबटिया को। दोस्तों यहीं से एक प्रश्न और बनता है चौबटिया से दोस्तों, कि चौबटिया में फल संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? फल संरक्षण केंद्र की स्थापना तो ये हुई थी दोस्तों 1932 में। तो आपको ये भी याद रख लेना है। अगर ऐसा प्रश्न बन जाएगा कि फलोद्यान का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? फलोद्यान का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये भी किसे कहा जाता है? ये भी चौबटिया को कहा जाता है दोस्तों। इतने सारे फैक्ट बता दिए हैं मैंने आपको यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के युवाओं को एनडीए और सीडीएस की प्रारंभिक परीक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी जाएगी? पहला ऑप्शन है 1 लाख, दूसरा ऑप्शन है 50,000, तीसरा ऑप्शन है 2 लाख, चौथा ऑप्शन है 4 लाख रुपए। तो कितनी धनराशि दी जाएगी दोस्तों? दोस्तों पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1 लाख रुपए की धनराशि। 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी उत्तराखंड सरकार द्वारा, जो एनडीए और सीडीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं हेतु राज्य सरकार जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं एनडीए और सीडीएस वाले दोस्तों, इनको 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और पहले कितने थे दोस्तों? पहले थे 50,000 रुपए। तो दोस्तों ये नया प्रश्न है, यहाँ पर 1 लाख रुपए दी जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मां पूर्णागिरि का मेला कहाँ लगता है? तो मां पूर्णागिरि का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है अल्मोड़ा, दूसरा ऑप्शन है चंपावत, तीसरा है बागेश्वर, चौथा है नेपाल। तो कहाँ लगता है मां पूर्णागिरि का मेला? ये लगता है हमारे चंपावत में। तो जो पूर्णागिरि मंदिर है दोस्तों, इसको पंपा देवी के नाम से भी जाना जाता है। पंपा देवी के मंदिर में लगता है दोस्तों, ये पंपा देवी के मंदिर में पूर्णागिरि मेला है। जो मां पूर्णागिरि धाम कहाँ है दोस्तों? ये है चंपावत में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और लास्ट प्रश्न है यहाँ पर 20वां। हाल ही में राज्य सरकार ने नैनीताल जिले की तहसील कोसिया कोटली का नाम क्या रखने की घोषणा की है?
तो दोस्तों पहला तो यही क्वेश्चन बन जाएगा, कोसिया कटोली जो तहसील है वो कहाँ है, ये है नैनीताल में। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, नीम करौली, बी ऑप्शन है कैंची धाम, सी ऑप्शन है नैनागिरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये दोस्तों ये हो जाएगा कैंची धाम। जो कोसिया कटोली तहसील थी नैनीताल की, इसका नया नाम क्या रख दिया गया दोस्तों, ये रखा गया है कैंची धाम। और कैंची धाम में मेला कब लगता है दोस्तों, ये लगता है 15 जून को। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों कि कैंची धाम किसे समर्पित है, तो दोस्तों ये हनुमान जी को समर्पित है दोस्तों। कैंची धाम है जो नैनीताल में हनुमान जी को समर्पित है दोस्तों। कब हुई थी इसकी स्थापना दोस्तों, यहाँ पर नोट कर देता हूँ। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 15 जून 1965 को, 1964 दोस्तों, सॉरी 1964-65 का अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाएगा 64-65 तो आपको वहीं पे टिक मार लेना है। तो दोस्तों किसने करी थी, ये करी थी दोस्तों नीम करौली थे जो बाबा नीम करौली और उनके दोस्त पूर्णानंद जी और नीम करौली ने इनकी स्थापना करी थी। कब की थी, 1964-65 के टाइम पे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको एग्जाम के लिए, आगामी एग्जाम आपके जल्दी हो जाएंगे दोस्तों 1-2 महीने के अंतराल में। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों, जब भी विजिट करते हो चैनल में तो आपको सब्सक्राइब भी जरूर करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।